तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इलास्टिसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इलास्टिसिटी जो आपका चैप्टर है डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी में आपको 2 पार्ट्स के हिसाब से कर सकते हो। चाहो तो आप एक डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी बोल दो एंड उसी के जस्ट आगे आपको मिलता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर एमसीक्यूज़ में, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं आप उसको। तो उसमें कौन-कौन से टाइप के भैया क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस चैप्टर में कौन-कौन से फ़ॉर्मूलेज़ होंगे, जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले फ़ॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग सिंपल डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में हमने बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़ देखे थे, जिसमें आपको स्टार्टिंग में आपको मिलता है जो फ़ॉर्मूला मिलता है। जैसे आपको स्ट्रेस की बात करी जाए, है ना? फर्स्टली आपको फ़ॉर्मूला मिलता है भैया स्ट्रेस का, कि स्ट्रेस बता दो क्या होता है? तो स्ट्रेस के बारे में आपने डिटेल में जानना है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, बाकी और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करी थी, ठीक है? तो अब स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस का फ़ॉर्मूला जो हम लिखते हैं सीधा-सीधा फ़ोर्स अपॉन एरिया, है ना? पर यूनिट एरिया पे कितना आपने फोर्स लगाया है या फिर इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है। तो फोर्स अपॉन एरिया को बोला जाता है भैया स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है? एंड इसको दिखाने का तरीका सिंपल F डिवाइड बाई इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। अब ये जो फोर्स लगता है ये इंटरनली लगता है, ठीक है? तो इंटरनली फोर्स होता है स्ट्रेस, मतलब इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है, जो किसी सिस्टम के अंदर से उसको स्ट्रेच करने के लिए लगता है, ठीक है? तो जब स्ट्रेन अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब जाके आपका स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है भैया? चलो आगे चलते हैं। अब स्ट्रेस के अंदर आपको 2 स्ट्रेस मिलता है। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है? तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब कि जब भी स्ट्रेस परपेंडिकुलर लगता है, जब भी कोई फोर्स आप परपेंडिकुलर एरिया पे लगाते हो, तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हो एंड अगर टेंजेंशियली लगाते हो, तो उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस बोलते हो, ठीक है? ठीक वैसे ही आगे चलोगे तो स्ट्रेस के बाद आपको मिलता है स्ट्रेन का फ़ॉर्मूला, ठीक है? कि स्ट्रेन में कौन-कौन से फ़ॉर्मूले बनते हैं। तो स्ट्रेन का जो भैया फ़ॉर्मूला होता है मेन, वो होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है? डिवाइड बाय ओरिजिनल ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला होता है आपके स्ट्रेन का, ठीक है? अब ये स्ट्रेन भी कई टाइप्स का होता है, जिसमें आप बात करते हो फर्स्टली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, ठीक है? इसमें फर्स्ट जो होता है जिसको आप बात करते हो लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है भैया? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में आपने ये जाना था कि जब भी स्ट्रेन या फिर देखो अच्छा एक चीज़ और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेन का मतलब सीधा-सीधा होता है जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने पे कितना चेंज आता है, शेप में कितना चेंज आता है, ठीक है? शेप कितना डिफ़ॉर्म होता है उसको स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है? एंड उसका ये फॉर्मूला होता है। तब उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो जो डिफॉर्मिंग ऑफ द शेप आता है, ठीक है, स्ट्रेन का, अगर आप लेंथ के हिसाब से बताते हो भैया तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहा जाता है एंड ऑल्सो इसको लीनियर स्ट्रेन भी कहा जाता है, ठीक है? इसको ना लीनियर स्ट्रेन भी कहा जाता है, ठीक? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का पूछे चाहे लीनियर स्ट्रेन का पूछे बात एक ही होता है एंड उसका जो फॉर्मूला आप लिखते हो ये होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है? इसका फॉर्मूला लिखा जाता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला होता है लिखने का तरीका डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ अगर ओरिजिनल लेंथ एल है तो चेंज इन लेंथ अगर डेल्टा एल आता है तो फॉर्मूला ये बनेगा डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, इसको आप अल्फा से दिखाते हो, ठीक है? ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा, अब इसमें जो दूसरा टाइप आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बाद, वो होता है भैया आपका आप वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हो, ठीक है? इसके बाद आप पढ़ते हो वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में। अब वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है भैया? तो वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब होता है जब आप वॉल्यूम के हिसाब से चेंजिंग कराते हो, ठीक है? जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स वगैरह लगाते हो, चेंज इन डिफॉर्मिंग या फिर डिफॉर्मिंग ऑफ द शेप जो होता है, अगर वो वॉल्यूम के हिसाब से होता है तो आप वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हो, ठीक है? एंड वॉल्यूम स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखना हो तो सीधी-सीधी बात है, लिखने का तरीका ऐसे लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इस तरीके से आप लिखते हो उसको, ठीक है? तो अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो सकता है भैया किसी भी ऑब्जेक्ट का? तो उसको लिखा जाता है डेल्टा वी एन डिवाइड बाय वी।
एंड ऑल्दो ये कभी-कभी पॉइजन्स रेशियो में नेगेटिव फॉर्मेट में भी यूज़ करा जाता है, ठीक है? कहीं-कहीं पे इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हो, पॉइजन्स रेशियो नहीं, बल्क मॉडुलस में यूज़ करते हो, तो इसको नेगेटिव के फॉर्मेट में भी कंसीडरेशन करा जाता है, ठीक है? इसका जो फ़ॉर्मूला होता है उसको आप नेगेटिव फॉर्मेट में भी कंसीडर करते हो कहीं-कहीं पे, ठीक? अगला जो फ़ॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो होता है भैया वॉल्यूम स्ट्रेन के बाद आता है शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है? शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है? अब शियरिंग स्ट्रेन की बात करी जाए तो शियरिंग स्ट्रेन या फिर इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है? आप चाहे इसको शियरिंग स्ट्रेन बोलो, चाहे आप इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलो, बात एक ही होती है। अब शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? जब आप चेंज इन डायमेंशन ऑफ टेंजेंट के हिसाब से देखते हो। टेंजेंट के हिसाब से देखने का मतलब जैसे कोई बॉक्स वगैरह है, इस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो इस तरीके से बॉक्स आपका आगे की साइड पे मूव कर जाता है। ऐसे डिफ़ॉर्मिंग होता है, ठीक है? तो ये वाला हिस्सा आगे की साइड पे मूव हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो जब ऐसे सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाते हो एंड डिफ़ॉर्मिंग आता है तो भी आप उसको टेंजेंशियल बोलते हो, ठीक है? टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो इसका जो फ़ॉर्मूला बनता है एक्चुअली में वो क्या होता है? देखो इसको दिखाते हैं थीटा से, ठीक है? एंड इसका फ़ॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर डिवाइड बाय ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट लिख लो, चलो हाइट के हिसाब से बताया जाता है इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी होती है एंड उसका डिस्प्लेसमेंट लेयर कितना होता है, या फिर कभी-कभी आर्क डिवाइड बाय रेडियस करके भी लिखा जाता है। तो ये एक्चुअली में इस तरीके से लिखा जाता है x डिवाइड बाय h। अगर उसमें x डिस्प्लेसमेंट आया हो और हाइट उसकी अगर h है तो x डिवाइड बाय h लिख सकते हो। अगर उसका ऐसे भी लिखा जाता है कभी-कभी s डिवाइड बाय l। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट s करा है एंड हाइट आपने l कंसीडर करी, ठीक है? तो s डिवाइड बाय l ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई एच करके लिखा जाता है। फॉर स्मॉल केस में अगर देखा जाए तो इसको टेन थीटा भी कंसीडर करा जाता है। अगर स्मॉल वैल्यू निकालनी पड़ती है कभी-कभी तो इसको टेन थीटा के फॉर्मेट में भी कंसीडर करा जाता है, ठीक है? अगली जो बात आती है, अगला जो फॉर्मूला आता है इसमें वो ये है भैया कि शियरिंग स्ट्रेन के बाद एक आता है लैटरल स्ट्रेन, लैटेरनल स्ट्रेन, लैटेरनल, ठीक है? लैटरनल स्ट्रेन। एक और होता है लैटरनल स्ट्रेन। अब ये भैया लैटरनल स्ट्रेन क्या होता है? तो लैटरनल स्ट्रेन का मतलब सीधा-सीधा होता है जब आप डायमीटर के हिसाब से चेंजिंग देखते हो, ठीक है? जब भी आप ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करते हो ना तो उसमें डायमीटर के हिसाब से भी चेंजिंग आती है। तो जब भी डायमीटर के हिसाब से आप चेंजिंग करते हो तो उसको लैटरनल स्ट्रेन बोलते हो, ठीक है? तो वॉल्यूम के हिसाब से चेंजिंग करना है भैया, वॉल्यूम नहीं डायमीटर के हिसाब से, ठीक है? तो डायमीटर के हिसाब से चेंजिंग करना है तो चेंज इन डायमीटर लिखते हैं, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है? ओरिजिनल डायमीटर। अब ओरिजिनल डायमीटर क्या होगा? तो सपोज करो डायमीटर को आप डी से दिखाते हो, चेंज इन डायमीटर आता है डी एंड इसको माइनस के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये भी ऑल्दो नेगेटिव फॉर्म में कंसीडर करा जाता है, ठीक है? क्योंकि उसका फॉर्म चेंज होता है, फॉर्म तो चेंज होता है, ये साथ में उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है, ठीक है? तो उसके हिसाब से मतलब कहीं-कहीं पे उसको नेगेटिव फॉर्मेट में कंसीडर करा जाता है, ठीक है? तो ये आप लिखोगे माइनस डेल्टा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है? अगली जो चीज़ आती है लैटेरनल स्ट्रेन के बाद हमारे पास में आता है हुक्स लॉ, ठीक है? इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है जिसको आप बोलते हो हुक्स लॉ, ठीक है? यहीं से आपका सारा काम-धाम स्टार्ट होता है। अब हुक्स लॉ क्या होता है भैया? तो हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह करा था स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेके एंड उसपे एक अपना एक लॉ दिया था कि उन्होंने ये बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आप स्ट्रेस लगाते हो भैया, वो स्ट्रेस क्या होता है? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है? एंड उन्होंने एक फॉर्मूला कंसीडर करा था, इलास्टिसिटी बनाई थी, E इज़ इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन का, ठीक है? इधर से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, E इज़ इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन एंड E को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है भैया, ये कई टाइप्स का होता है, ठीक है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई टाइप्स का होता है, जिसमें आपको यंग्स मॉडुलस मिलता है, बल्क मॉडुलस मिलता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलता है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स होते हैं, ठीक है? अब उसमें बात करेंगे फर्स्टली यंग्स मॉडुलस की, ठीक है? अब इसमें बात करते हैं भैया यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? तो भैया अगर आपने यंग्स मॉडुलस अच्छे से पढ़ा है, तो यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है आप लेंथ के हिसाब से चेंजिंग वगैरह देखते हो, ठीक है? तो लेंथ के हिसाब से चेंजिंग कितना आता है, उसका रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन का आप रेशियो निकालते हो, ठीक है? उस रेशियो के हिसाब से आप बताते हो कि आपका यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ठीक है? चलो देखते हैं। अब इसमें जो फ़ॉर्मूला बनता है आपके यंग्स मॉडुलस का, उसको देखो आप तो दिखाते हो फर्स्टली वाई से। जो यंग्स मॉडुलस होता है भैया, आप उसको दिखाते किससे हो?
वाई से, यंग्स मॉडुलस को दिखाया जाता है वाई से। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हो या फिर नॉर्मल स्ट्रेस नहीं कहना है तो एक और होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है हमारे पास में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो। तो स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर, वो होता है आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो लिखना हो तो लिख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यूज करा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडनल स्ट्रेन यूज करते हैं भैया, एंड नॉर्मल स्ट्रेस यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस यूज करते हो और कभी कभी टेंजेंशियल स्ट्रेस भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मूले को एक साथ में कंसीडर कर सकते हो, एंड ऑल्दो इसको कंसीडर करा जाता है भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको लिखा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, स्ट्रेस। तो यंग्स मॉडुलस जब भी आप दिखाना हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखा जाता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के बाद देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला यहीं से अप्लाई कर सकते हो, एफ डिवाइड बाई ए करके। चलो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, y इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला f डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास में ये डेल्टा l डिवाइड बाई l, ठीक है। इसको जब कंसीडर करोगे मतलब सॉल्व आउट करोगे तो ये मिलता है आपके पास में f इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। ये फॉर्मेट में आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से यंग्स मॉडुलस बनाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के फॉर्मेट में, ठीक है। अगली जो फॉर्मूला मतलब अगला जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो एक्चुअली में चलो इनका काम एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको एक बारी नोट कर लो भैया, तो आगे चलते हैं क्योंकि आगे हमारे पास अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कुछ रिलेशंस वगैरह पढ़ने हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब अगला जो फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस के बाद अगली जो बात आती है भैया वो होती है बल्क मॉडुलस की, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के बाद जो अगला काम होता है वो होता है बल्क मॉडुलस का। भैया बल्क मॉडुलस क्या होता है, किस फॉर्मेट में आप उसको शो करते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस को शो करने की बात आती है तो भैया उसको दिखाते हैं के से, ठीक है। बल्क मॉडुलस को दिखाया जाता है के से, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन, ये होता है फॉर्मूला आपके बल्क मॉडुलस का, ठीक है। स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन करना होता है तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं एंड वॉल्यूम स्ट्रेन लगाते हैं, एंड ऑल्दो जब इसका फॉर्मूला जब ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते हो सिंबॉलिक फॉर्म में तो नॉर्मल स्ट्रेस को कभी कभी ना इस फॉर्मेट में लिखा जाता है प्रेशर के फॉर्मेट में भी, क्योंकि ये जो एफ डिवाइड बाई ए होता है जब नॉर्मली अप्लाई करते हो तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर अप्लाई करना, तो परपेंडिकुलर अप्लाई करते हो तो उसको प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी लिखा जाता है पी डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, इस फॉर्मेट में ये इसका फॉर्मूला बनता है बल्क मॉडुलस के केस में, और ये डेल्टा पी की वैल्यू ये होती है एफ डिवाइड बाई ए, मतलब एक्चुअली में स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ डिवाइड बाई ए जो कि नॉर्मली अप्लाई करा जाता है, बट नॉर्मली अप्लाई करने का मतलब हो जाता है आप उसको प्रेशर भी बोलते हो, ठीक है। तो उसको एक्चुअल में प्रेशर लिखा जाता है सीधा सीधा, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला बनता है भैया हमारे पास में बल्क मॉडुलस के बाद अगला आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। थर्ड जो होता है उसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के केस में क्या फॉर्मूला बनता है, तो भैया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फर्स्ट भी बात करी जाए तो ईटा से शो करते हो, ठीक है। एंड ये होता है शियरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेन के केस में, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेन, अब शियरिंग स्ट्रेस कैसे अप्लाई करोगे वो आप देखना, शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेन करते हैं, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक। अब शियरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है भैया, तो शियरिंग स्ट्रेस का मतलब सीधा सीधा आप जो स्ट्रेस के बारे में जानते हो, ठीक है। जो स्ट्रेस के बारे में जानते हो वही उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो फोर्स का, तो शियरिंग स्ट्रेस को अगर दिखाना हो तो एफ से दिखा सकते हो, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का, स्ट्रेन को शियरिंग स्ट्रेन को आप थीटा से दिखाते हो, तो इस फॉर्मूले में मतलब इस फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हो, बाकी आपका काम है इस फोर्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया का फॉर्मूला लगाओ, थीटा की वैल्यू रखो एंड सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगली कहानी जो आती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बाद आता है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है।
अगला जो टॉपिक आता है भैया इसमें वो होता है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है इस पूरे चैप्टर में, जिसको आप दिखाते हो सिग्मा से, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो किससे दिखाया जाता है भैया, तो इसको दिखाया जाता है सिग्मा से। एंड जो सिग्मा होता है इसका फॉर्मूला होता है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लैटरनल स्ट्रेन, ठीक है, कहते हैं उसको लैटरनल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है आपके सिग्मा का, कि लैटरनल स्ट्रेन अप्लाई करिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अप्लाई करिए, दोनों का रेशियो निकालिए, वो आता है आपके पॉइजन्स रेशियो के बराबर। एंड हमने दोनों का फॉर्मूला कैलकुलेट करा था, जस्ट अभी इधर पे मैंने लिखा था जिसको मैंने मिटा दिया, उधर पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल डिवाइड बाई एल के फॉर्मेट में था, एक्चुअली इधर पे है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको डेल्टा एल डिवाइड बाई एल के फॉर्मेट में लिखा जाता है, लैटरनल स्ट्रेन ये वाला आपके माइनस डेल्टा डी डिवाइड बाई डी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो सिग्मा का, ठीक है। चलो ये तो सिग्मा का वैल्यू हो गया। अब दिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, लैटरनल स्ट्रेन भैया हमारे पास में माइनस डेल्टा डी डिवाइड बाई डी के फॉर्मेट में है, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास में डेल्टा एल बाई एल के फॉर्मेट में होता है। तो एक्चुअली में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, माइनस का डेल्टा डी, एल ऊपर जाएगा तो एल, एंड डिवाइड करोगे भैया तो डी में डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एल इंटू डी, ये फॉर्मूला बनता है आपके पॉइजन्स रेशियो का, ठीक है। तो ये आपका पॉइजन्स रेशियो एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे मतलब ये चारों जो हमने अभी भी कंसीडर करा ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो, इनका ना आपस में एक रिलेशन तैयार करवाया जाता है, इनके रिलेशन से कुछ फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इनके रिलेशन से ना कम से कम आई थिंक 4 फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। अब वो चारों फॉर्मूले किस फॉर्मेट में दिखते हैं उनको शो करते हैं, मतलब उनको लिखते हैं एक बारी, देखते हैं क्या-क्या हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशंस बिटवीन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मतलब इन सबके बीच में रिलेशंस निकालते हैं। तो फर्स्टली जो रिलेशन का फॉर्मूला आता है, ठीक है, फर्स्ट जो रिलेशन आता है उसको आप इस तरीके से लिखते हो, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। एक तो रिलेशन हमारे पास में ये होता है, एंड इसके बेसिस पे और एक रिलेशन हमारे पास में ये होता है, y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। ये ये दोनों रिलेशंस को हम ऐड अप करके सब्ट्रैक्ट करके एक मतलब अलग से रिलेशंस तैयार करते हैं, जो मैंने अलग से एक रिलेशंस का वीडियो भी बनाया था, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था फॉर रिलेशन के केस में। तो ये दोनों इक्वेशंस का हमने यूज करके उनका रिलेशंस भी फाइंड आउट करा था, ठीक है। एंड जब इनको ऐड करके उनका रिलेशंस निकालते भैया, तो एक हमारे पास में रिलेशन आता है इस तरीके से, 9 बाई वाई इज इक्वल टू आता है 3 बाई ईटा 1 प्लस डिवाइड बाई के, इस तरीके से। एक तो हमारे पास में ये एक रिलेशन बनता है, ठीक है। एंड ऑल्दो एक रिलेशन और हमारे पास में आता है सिग्मा के फॉर्मेट में, जब इनको हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं ना, एक साथ कैलकुलेट करने का मतलब हो जाएगा कि दोनों को जब इक्वल साइड्स करते हैं, ठीक है, दोनों को जब कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेयर के बाद हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है, 3 ऐसा लिखते सिग्मा होता है, एंड उसमें के की वैल्यू यूज करते हैं, एंड ईटा का वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो 6k माइनस, चलो एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा भैया, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे लिखो। चलो ये होता है एक्चुअली में 3k माइनस 2 ईटा, ठीक है, एंड 6k डिवाइड बाई 2 ईटा। इस फॉर्मेट में हमारे पास में फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। मतलब इन दोनों का रिलेशन जब यूज करते हैं, एक बार यूज करा जाता है, इन दोनों को ऐड करवाते थे, मैंने इन दोनों को एक बार ऐड करवा के ये रिलेशन निकाला था, ठीक है। ऑल्दो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और भी सिंप्लीफाई करके अलग फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। दूसरा इन दोनों को जब कंपेयर कराओगे भैया, तो कंपेयर कराने के बाद ये फॉर्मूला बनता है आपके सिग्मा का, ठीक है। चलो अगला जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, इसमें ना कभी-कभी सिग्मा की ना लिमिटिंग वैल्यू भी पूछी जाती है। तो वो चीज़ भी मैंने कंसीडर कराई थी कि माइनस 0.5 से मतलब 0.5 से -1 के बीच में होती है। सिग्मा की अगर कभी लिमिटिंग वैल्यू पूछी जाए, ठीक है भैया? तो सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में होती है, ठीक है? 0.5 से छोटी होनी चाहिए एंड -1 से बड़ी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा का अगर कभी भी लिमिटिंग वैल्यू पूछे तो। -1 से बड़ी एंड 0.5 से छोटी, इसके बीच में आता है। अगला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो होता है एक होता है बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम। हमने ये केस भी पढ़ा है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम क्या होता है, ठीक है? बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम, मोमेंट ऑफ ए बीम।
तो कोई बीम में भैया उसको जब आप बेंड करवाते हो तो बेंड कराने के बाद उसका क्या फॉर्मूला बनता है, हमने उसका भी केस कंसीडर करा था एंड उसका एक फॉर्मूला बनाया था, जस्ट सिंपल सा एक फॉर्मूला है। उसमें फोर्स का हमने एक फॉर्मूला निकाला था भैया, क्या था फोर्स का फॉर्मूला, टोटल फोर्स निकाला था, तो वो हमारे पास में आता है y डिवाइड बाई आर इंटू आई जी के फॉर्मेट में। ठीक है, हमने ये फोर्स का एक फॉर्मूला बनाया था y डिवाइड बाई आर इंटू आई जी, जिसको इसमें आई को ज्योमेट्रिकल नाम दिया था। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम नाम दिया था हमने इसको। ठीक है, तो y डिवाइड बाई आर इंटू आई जी ये फॉर्मूला बनता है बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम के केस में। एंड इसमें आई जी जो होता है उसका दो वैल्यू होता है, एक तो होता है पाई आर के पावर 4 डिवाइड बाई 4 एंड एक होता है बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। बी डी क्यूब, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये हमारे पास में दो फॉर्मूला होता है आई जी का, जिसमें अब ये दोनों फॉर्मूला आई जी का कब पुटअप करते हैं, तो अगर कोई सर्कुलर केस होता है, ठीक है, सर्कुलर केस के लिए सर्कुलर पाथ कह लो, चलो सर्कुलर पाथ ही लिख देता हूँ। सर्कुलर पाथ नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स लेते हैं एक्चुअल में ना, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के केस में भैया आप IG का जो वैल्यू शो होता है, IG की जो वैल्यू पुटअप करते हैं वो होता है पाई आर के पावर 4 डिवाइड बाई 4, सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहता है। एंड अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के केस में भैया हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बी डी क्यू डिवाइड बाई 12, जो कि हम लोग एक्चुअली में वहां से लेके आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। एक्चुअली में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है ना, जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, पर बीम के केस में लिखा जाता है। ठीक है, जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर के केस में कोई रेक्टेंगुलर सरफेस रहेगा तो रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 लिखा जाता है। ठीक है, आई जी का वैल्यू। एंड उसके बाद सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, सर्कुलर पार्ट रहेगा, तो उसके लिए पाई आर 4 डिवाइड बाई 4 लिखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये फोर्स का फॉर्मूला y डिवाइड बाई आर इंटू आई जी, आर जानते हो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम, मतलब बेंड जहां से बेंडिंग हुई रहती है वहां से डिस्टेंस लेते हैं r का, एंड y जो होता है यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है, f तो फोर्स ही होता है। सिंपल सा ये फॉर्मूला बनता है आपके बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम का। ठीक है, एंड यहीं से एक चीज और आती है, जब किसी बीम को आप बेंड करते हो ना, तो बीम को भैया बेंड करने के बाद एक टॉपिक बनता है वहां से, जिसको आप बोलते हो कैंटिलीवर। एक और टॉपिक बनती है जिसको आप बोलते हो ना कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर। ठीक, अब ये कैंटिलीवर क्या होता है भैया, तो कैंटिलीवर का सीधा सीधा मतलब होता है, देखो बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम में क्या करते हो, आपके पास में एक बीम होता है। ठीक है, सपोज करो ये एक बीम है, तो इस बीम को जब आप बेंड करवाते हो तो ये बेंड होने के बाद कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है। ठीक है, बेंड होता है तो इस फॉर्मेट में दिखता है, तो उसी तो ये तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम हो गया। जब किसी बीम को बेंड करते हो तो बेंड करने को बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम कहा जाता है। ठीक है, वो चीज हम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली जब आप किसी बीम को किसी एक इंड पे फिक्स कर लो, ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास एक इंड है और ये एक बीम है। ठीक है, इस बीम को हमने यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, तो एक बीम को जब आप किसी एक सपोर्ट के सहारे आप खड़ा करते हो, ठीक है, एंड खड़ा करने के बाद अब उसके एक साइड पे लोड दे दो। ठीक है, सपोज करो इस साइड पे मैंने इसको कुछ लोड दे दिया, मैंने इस साइड पे इसको कुछ लोड दे दिया, तो लोड देने के बाद देखो बीम का भी कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा। ठीक है, इस ये जो बीम है हमारे पास में, इस बीम का भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा, एंड बीम के वेट को W1 से दिखाते हैं। ठीक है, ये बीम का वेट है भैया, W1 से दिखाते हैं। जब इस पे कोई लोड देते हैं, ये एक लोड है, ठीक है, हम इस पे W वेट का एक लोड देते हैं। ठीक है, तो बीम के अगर एक साइड को आप किसी सहारे से टिका दो और दूसरे साइड को खुला छोड़ दो और उस पे एक वेट लगा दो, तो जैसे ही वेट लगाओगे भैया तो ये क्या करेगा, ये आपका बेंड होके नीचे आएगा, है ना, सीधी सीधी बात है, ये चीज आपकी बेंड होके नीचे आती है। एंड जब बेंड होता है तो उस टाइम पे इसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, अगर एक साइड पे आप कुछ लगाते हो और बेंड करवाते हो, वेट लगा के बेंड कराते हो, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है आपके पास में फोर्स का कह सकते हो, जिसको आप वाई लिखते हो। ठीक है, उसमें आप सिंपली स्मॉल वाई करके लिखते हो, तो वाई का जो फॉर्मूला बनता है जिसको आप कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट बोलते हो, ठीक है, वो एक्चुअल होता है W प्लस 3/8 W1, एन सिंपली लिखा जाता है एल क्यू डिवाइड बाई 3 y इंटू आई जी। इस फॉर्मेट में एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें आई जी जानते हो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई यंग्स मॉडुलस होता है, एल जो होता है इस एल जो होता है ये लेंथ होता है ऑफ द इस कैंटिलीवर की। ठीक है, मतलब उसको कैंटिलीवर नाम देते हैं। जब ऐसे केस में आप बीम को यूज करते हो तो उसको कैंटिलीवर कहा जाता है। ठीक है, ये एक साइड पे किसी बीम के एक साइड पे आप लोड देके उसको बेंड करा दो, एंड बेंड कराने के बाद जो सिंपल फॉर्म बनेगा उसका, ठीक है, उसको आप कैंटिलीवर बोलते हो। एंड एक साइड पे जब लोड डालते हो तो भैया जो लोड का वैल्यू आता है, फोर्स का जो वैल्यू आता है,
जो इक्वेशन बनता है वो होता है W प्लस 3/8 W1 इंटू एल क्यूब डिवाइड बाई 3y इंटू आई जी के फॉर्मेट में, ठीक है। सिमिलरली जब आप दोनों साइड पे वेट लगा दो, ठीक है, आप अगर देखो दोनों साइड को पकड़ के रखो एंड बीच में वेट लगा दो, ठीक है, दोनों साइड को क्या करो, पकड़ के रखो और बीच में वेट लगा दो, ठीक है, इस फॉर्मेट में करना है। देखो क्योंकि दोनों साइड पे वेट तो लगा नहीं सकते, सीधी सीधी बात है, क्योंकि एक साइड को तो दीवार से चिपका के रखना है। तो अगर आप दोनों साइड को दीवार से चिपका दो बीम को, एंड देखो दोनों साइड को मैंने दीवार से चिपका दिया और बीच में मैंने एक वेट लगा दिया, ठीक है। तो बीम के बीच में अगर वेट लगाओगे तो बीम ऐसे लटक जाएगा नीचे की साइड पे। ये बीम था, मैंने इस साइड पे इस साइड को दीवार से लगा दिया एंड बीच में एक वेट लगा दिया, एक लोड डाल दिया। तो लोड डालोगे तो भैया ये नीचे से बीच से टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बीच से टेढ़ा होने का मतलब ये इस तरीके के फॉर्मेट में दिखेगा। तो कुछ अगर मैंने लोड डाल दिया, ठीक है, तो बीच में अगर कोई लोड डालते हो तो उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है कैंटिलीवर का, वो कुछ इस तरीके से होता है, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 48y इंटू आई जी। ये केस कंसीडर करा जाता है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करा जाता है। तो ये फॉर्मूला बन के हमारे पास में आता है डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 48y इंटू आई जी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है भैया, कह सकते हो कि मतलब एक तो फॉर्मूला है कैंटिलीवर का, जब आप एक साइड पे लोड डालते हो तो ये फॉर्मूला बनता है, एंड जब बीच में लोड डालते हो, ठीक है, साइड को फिक्स करके बीच में लोड डालो तो ये फॉर्मूला बनता है कैंटिलीवर का, एंड उसके बाद बेंडिंग मोमेंट का हमारे पास में ये फॉर्मूला बनता है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला चैप्टर रिवीजन कह सकते हो, ठीक है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला रिवीजन कह सकते हो, रिकैप भी बोल सकते हो कि ये हमने ये चीजें अभी तक में पढ़ी हैं इलास्टिसिटी के अंदर, मतलब पढ़ लिया था, ठीक है। एंड अब इसके बाद इस फॉर्मूले में अगर कोई दिक्कत होगा आपको तो बताना ज़रूर। तो आई थिंक मैंने सारे फॉर्मूलेस करवाए तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक चीज़, कैंटिलीवर का टॉपिक मैंने अ, नहीं करवाया था, मतलब बेंडिंग मोमेंट का मैंने करवाया। कैंटिलीवर का यूँ समझ लो कि थोड़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाता है, मतलब यूँ समझ लो कि थोड़ा-सा टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, एंड साथ-साथ में ना यूँ समझ लो, कैसे बोलूँ, कैसे समझाऊँ तुमको? जैसे बेंडिंग मोमेंट का जब तुमने देखा था ना, तो थोड़ा ईज़ी था। बट कैंटिलीवर के एक साइड को जब एंड करके एक साइड को जब किसी सपोर्ट से टिकाते हैं ना, एंड उसके बाद वेट लगा के जब उसके फ़ॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों फ़ॉर्मूला कैलकुलेट करने में ना करीब-करीब 40 से 1 घंटा, मतलब ये समझ लो कि कम से कम 40 से 50 मिनट लग जाते हैं उसको समझाने में। ठीक है? मतलब उसके डेरिवेशंस को करने में 40 से 50 मिनट, एंड ऐसे डेरिवेशंस का कभी एग्ज़ाम में आता भी नहीं है फिर, कि 40 से 50 मिनट एक डेरिवेशन को देना है एंड 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है? एंड जिनका सब्जेक्टिव होता है उनके केस में, ठीक है? फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कैंटिलीवर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? कि कैंटिलीवर का फ़ॉर्मूला का हमको डेरिवेशन चाहिए प्रॉपर, तो आप कमेंट में बताना, मैं उसका एक प्रॉपर डेरिवेशन बता दूँगा, ठीक है? कि कैंटिलीवर का एक्चुअली में ये फ़ॉर्मूला दोनों कैसे आता है, ये चीज़ तो यहाँ तक तो हमने अच्छे से डेरिवेशंस वगैरह करके सिंप्लीफाई करा है। तो कैंटिलीवर के केस में अगर आपको चाहिए कि भैया हमको एक प्रॉपर डेरिवेशन बता दो, ठीक है? तो आप बताना, मैं उसको करवा दूँगा। बाकी वैसा कोई ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ये है कि फ़ॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी फ़ॉर्मूले पे ऑब्जेक्टिव्स में तो क्वेश्चन्स आने ही इस पे आने हैं, ठीक है? तो जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं भैया, ठीक है? जिनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होने वाले पेपर में, उनके लिए तो सीधा सिर्फ फ़ॉर्मूले का ही काम है, बाकी उनको डेरिवेशन से क्या ही लेना-देना। बट हाँ, जिनका सब्जेक्टिव पेपर होगा, उनको तो डेरिवेशंस वगैरह चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए। नोट्स का क्या है, तो नोट्स तो आप अपने से क्रिएट करते हो, बाकी जो चीज़ें इधर है, मैं सिम्प्लीफाई कर ही देता हूँ, ठीक है? चलो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, इसको नोट कर लो। तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। कैंटिलीवर का चाहिए तो बता देना एक बारी, ठीक है? चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया? चलिए, तो आगे हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? जिनको हम लोग सिम्प्लीफाई करेंगे भैया, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं ये बताना भूल गया कि जस्ट मैंने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यूँ समझ लो कि रीओपन करा है। तो अगर कोई चाहता है उधर पे फ़ॉलो करना, तो आप चाहो उधर पे आप मुझको फ़ॉलो कर सकते हो। आईडी मैंने अपने क्या कहते हैं उसको, चैनल पे ही मैंने उसको सजेस्ट करा है। आप उसमें जाओगे, आपको दिख मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपका मन हो तो करना, ठीक है? बाकी अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो भैया अच्छी बात है, आप यूज़ ना करो, ठीक है? जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो वहाँ पे जाके फ़ॉलो कर सकते हो। जो लोग यूज़ नहीं करते, उनके लिए अच्छी बात ये है कि आगे भी यूज़ ना करें तो बढ़िया है, ठीक है? क्योंकि जितना सोशली डिस्कनेक्ट रहोगे ना, पढ़ाई से मतलब रखोगे भैया, उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है? एंड
चलो आगे डिस्कस करते हैं हमारे पास में जो क्वेश्चंस है। आज का जो क्वेश्चन है भैया, फर्स्टली अच्छा एक चीज़ इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, ईज़ी क्वेश्चंस है, ज़्यादा हार्डली क्वेश्चंस नहीं है। जैसे हमने डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन देखे थे ना, ईज़ी, वैसे इसके भी ईज़ी टू ईज़ी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा हार्ड वाली कोई क्वेश्चंस नहीं है। बस आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, जो भी मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूलाज़ आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो चलो देखते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर व्हिच ऑफ द स्ट्रेन द स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल? कौन से स्ट्रेन के केस में स्ट्रेस नॉर्मल नहीं लगता है? कौन सा स्ट्रेस नॉर्मल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? तो भैया देखो, एक तो हमारे पास में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब होता है जब भी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो नॉर्मली ही अप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मल ही लगता है। नॉर्मल का मतलब होता है कि जब स्ट्रेन अप्लाई करते हो, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, कोई लेंथ के अकॉर्डिंग आप चेंजिंग लेके आते हो। जैसे इस पे आपने फोर्स लगाया, तो जब भी आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स कैसे लगाओगे? ठीक है? तो फ़ोर्स आप कैसे लगाते हो? फ़ोर्स तो परपेंडिकुलर ही लगाना पड़ता है, नॉर्मली ही लगाना पड़ता है। परपेंडिकुलर उसके ऊपर फ़ोर्स लगाओगे भैया, उसका मतलब उसके ऊपर एक वेट डालोगे या फिर उसको बढ़ाना है, तो उसके ऊपर एक वेट डाल के उसका लेंथ इंक्रीज़ करवाते हो एंड उसके बाद फिर आप चेंज इन लेंथ करके आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकलवाते हो। ठीक है? ये काम करते हो। तो सिंपल सी बात ये है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के केस में भैया तो नॉर्मली फ़ोर्स अप्लाई करा ही जाता है। सिंपली जब आप लैटरनल स्ट्रेन की बात करते हो तो सेम केस तो होता है। बस इसमें लेंथ के हिसाब से बात करते हैं, इसमें डायमीटर के हिसाब से बात करते हैं, तो बातें तो दोनों की सेम-सेम है। थर्डली जब आप वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हो, तो वॉल्यूम स्ट्रेन में मतलब ये होता है कि आप जो फोर्स अप्लाई करते हो, वो भी परपेंडिकुलर ही अप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मल ही अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि जो स्ट्रेन का केस होता है भैया, स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन का केस होता है, उसमें वॉल्यूम के हिसाब से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? या फिर एक तरीका और ये भी है कि हमने इससे पहले जो भी स्ट्रेस का फॉर्मूला इसमें पढ़ा था, वो सब एक बारी मिला के चेक करोगे तो सब में आपको परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल स्ट्रेस दिखाई देगा, ठीक है? मतलब जो फ़ोर्स हमने अप्लाई करा था एक्चुअल में वो सब लोग आपको परपेंडिकुलर ही दिखाई देंगे। बट जब शियर स्ट्रेन की बात करते हो, ठीक है? चौथा हमारे पास में ऑप्शन देके रखा है भैया, वो शियर स्ट्रेन है, ठीक है? अब शियर स्ट्रेन की बात करते हो तो शियर स्ट्रेन में भैया आप टेंजेंशियली फ़ोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है? टेंजेंशियली फ़ोर्स अप्लाई करना पड़ता है कि आपको बुक वगैरह जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपको अगर बेड से उठ के बुक लेके आना हो, है ना? तो वो केस में क्या करते हो आप वैसे ही बेड पे पड़े-पड़े आप बुक को ऐसे खींच लेते हो, ठीक है? तो बुक को ऐसे खींचते हो तो फ़ोर्स टेंजेंशियली अप्लाई होता है मतलब सरफेस के पैरेलली जब फ़ोर्स लगाते हो तो शियरिंग स्ट्रेन की बात करी जाती है। मतलब शियरिंग फ़ोर्स की बात करी जाती है, टेंजेंशियल फ़ोर्स की बात करी जाती है। तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसके केस में मतलब पूछा था कि कौन-सा नॉर्मल नहीं है, मतलब कौन से वाले स्ट्रेस के केस में मतलब कौन-सा नॉर्मल फ़ोर्स अप्लाई नहीं करवाता है। तो या शियरिंग स्ट्रेन जो होता है, इसमें तो पैरेलली फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और टेंजेंशियल के हिसाब से फ़ोर्स लगाते हैं, ठीक है? बट ठीक है? हाँ, अच्छा। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन भैया पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक कांस्टेंट इज़ डायमेंशनलेस? इनमें से कौन-सा इलास्टिक कांस्टेंट ऐसा है, जो कि डायमेंशनलेस होता है? तो भैया वाई जो होता है यंग्स मॉडुलस इसका भी एक फ़ॉर्मूला होता है मॉडुलस ये तो तीनों देखो वाई यंग्स मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स हैं, तो इनका तो ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन तो स्ट्रेस एंड डिवाइड बाय स्ट्रेन का स्ट्रेन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है बट स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है तो न्यूटन पर मीटर करके आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हो, तो इन तीनों का तो यूनिट होता है। मैंने इन तीनों का यूनिट भी बताया था आपको जब मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाई थी तभी, ठीक है? बट जब पॉइज़न रेशियो की बात करते हो तो पॉइज़न रेशियो के केस में भैया ये सिग्मा को पॉइज़न रेशियो कहते हो एंड पॉइज़न रेशियो का स्ट्रेन डिवाइड बाय 2 स्ट्रेन आता है, ठीक है? लैटेरनल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन स्ट्रेन कैंसल आउट तो भैया ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है? सिमिलर अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बीम इज रॉन्ग? पूछ रहा है कि बीम के कॉन्टेक्स्ट में मतलब बीम के केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, बीम के केस में कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है गलत है? तो भैया देखो चलो देखते हैं। फर्स्टली देख रखा है मटेरियल ऑफ अ बीम इज इलास्टिक, तो बीम का मटेरियल जो होगा वो इलास्टिक होगा। तो सीधी-सीधी बात है भैया इलास्टिक नहीं होगा तो हम तो पहले इलास्टिसिटी ही पढ़ रहे हैं। साला जो भी क्वेश्चन होगा इसके अंदर सब कुछ इलास्टिसिटी का होगा, है ना? सब का सब क्वेश्चन इसमें क्या होगा इलास्टिसिटी का होगा। तो इलास्टिसिटी से है पूछा है एंड बीम जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें हम यंग्स मॉडुलस का भी फॉर्मूला निकाला था हमने, है ना? F इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय r इंटू IG। तो यंग्स मॉडुलस निकालने का मतलब इलास्टिसिटी आपने यूज़ करी है। तो सीधी-सीधी बात है कि ये जो मटेरियल होगा वो तो इलास्टिक तो होगा। तो भैया ये ऑप्शन तो मतलब करेक्ट लिखा है कि ये चीज़ तो सही बात है।
तो सही बात के लिए नहीं पूछा, उसने गलत बात के लिए पूछा है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि कौन सी गलत बात है इसमें से, तो ये चीज तो सही बात है, ठीक है। मटेरियल ऑफ अ बीम इज आइसोट्रोपिक, अगर वो इलास्टिक है तो जाहिर सी बात है वो आइसोट्रोपिक होगी, मतलब उस पे प्रेशर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो भी सही है। तो आइसोट्रोपिक वाला बात भी सही है भैया। अगली जो चीज है इसमें देके रखा है, लेंथ और विड्थ ऑफ द बीम आर इक्वल। पूछा है कि लेंथ और विड्थ जो होगा बीम का इक्वल होता है। किसी बीम का लेंथ और विड्थ इक्वल होता है कभी? कभी देखे हो कि कोई बीम है बना, वो जितना लंबा है उतना चौड़ा है? ऐसा तो नहीं होता भैया कि बीम का लेंथ और विड्थ एक साथ हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम सेम हो। ऐसा तो किसी बीम में देखने को नहीं मिलता भैया, तो ये वाली बात गलत लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बी, अच्छा ये सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन, ए बी सी डी, तो सी ऑप्शन है। तो इसके हिसाब से पूछा था कौन सा बीम के कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग ऑप्शन है, तो एक तो ये पता चल गया कि सी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है जो हमको करेक्ट चूज करना था, ठीक है। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बारी। क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म ऑफ अ बीम, तो भैया सही बात है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तभी तो बीम के केस में एरियाज वगैरह कंसीडर करेंगे। तो एरिया कंसीडर करने के लिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हमारे पास में होना ही चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो ये तीनों ए बी डी वाले जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स लिखी गई हैं, जो कॉन्टेक्स्ट लिखा गया है, वो स्टेटमेंट लिखा गया है, कुछ भी कह सकते हो, वो तीनों के तीनों सही है, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कभी इक्वल नहीं होते, ठीक है। इक्वल बनाना हो जाएगा तो फिर आपको तो फिर क्या कहते हो, पुल वगैरह बनाना पड़ जाएगा, है ना। तो पुल में भी कहाँ इक्वल होता है, कुछ तो थोड़ा तो कम तो रहना ही चाहिए, क्योंकि इक्वल साइड बनाओगे भैया तो गलत हो जाएगी। क्योंकि जब भी आपको बनाना होगा या तो सर्कुलर शेप में बनाते हो या फिर आप बनाते हो रेक्टेंगुलर शेप में, एंड रेक्टेंगल या सर्कल कुछ भी ले लो, कभी भी उनका लेंथ और ब्रेड्थ एक साइड मतलब सेम सेम नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन होगा वो क्या हो सकता है, ठीक है भैया। इसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास में, उनको अटेंड करेंगे, फिर आगे चलेंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। उन सब के बारे में भैया धीरे धीरे करके डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भैया। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में वो कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 4। ये है, पूछा है पॉइजन्स रेशियो फॉर अ मटेरियल कैन नॉट हैव द वैल्यू। पूछा है क्या है, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो फॉर अ मटेरियल, फॉर ए मटेरियल कैन नॉट हैव द वैल्यू, कैन नॉट हैव द वैल्यू। इनमें से कौन सी वैल्यू पॉइजन्स रेशियो के केस में नहीं हो सकती है भैया? तो ऑप्शन भी दे के रखा है, ऑप्शन फर्स्ट है 0.7, ऑप्शन सेकंड है 0.2, ठीक है, ऑप्शन थर्ड है 0.5 एंड ऑप्शन फोर्थ है भैया आपके पास में 0.1। चलो इनमें से देख के बताना है भैया कि कौन सी क्वांटिटी पॉइजन्स रेशियो के केस में सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। इनमें से कौन सा वाला ऐसा पॉइंट है जो पॉइजन्स रेशियो को सेटिस्फाई नहीं करता है? भैया पॉइजन्स रेशियो होता है क्या है? तो हमने जब पॉइजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू पढ़ा था, तो लिमिटिंग वैल्यू में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो सिग्मा होता है इसको आप पॉइजन्स रेशियो बोलते हो, जिसकी वैल्यू होती है 0.5 से कम बट -1 से ग्रेटर, -1 टू 0.5 के बीच में ये लाई करता है। तो -1 से बड़ा कौन है? सारे के सारे वैल्यूज -1 से बड़ी है। 0.5 से छोटे कौन है? तो भैया 0.5 से छोटा लेना है, ठीक है। ऑल्दो 0.5 भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये तो सही तीनों है, ये 0.5 एंड -1 के रेंज में आ जाएंगे, बट ये वाला केस जो है, ये वाला 0.5 एंड -1 से ग्रेटर है। तो 0.5 से ग्रेटर नहीं लेना है हमको भैया, क्या करना है 0.5 से ग्रेटर वैल्यू नहीं लेके चलना है। तो ये केस सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 0.7, क्योंकि ये 0.5 से भी ग्रेटर चला जाएगा, तो उससे छोटी वैल्यू लेते हैं पॉइजन्स रेशियो के केस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भैया। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। पूछा है ए मेटल बीम हैविंग यंग्स मॉडुलस, हैविंग यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस दे के रखा है क्या भैया? यंग्स मॉडुलस y इज सपोर्टेड एट, y इज सपोर्टेड एट 2 इंच, ठीक है, एट 2 इंच, इज लोडेड एट, इज लोडेड एट इट्स सेंटर, ठीक है, लोडेड एट कहाँ पे? इट्स सेंटर। द डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन एट सेंटर, डिप्रेशन एट सेंटर ऑफ द बीम
इज प्रोपोर्शनल टू, पूछा है भैया इनमें से, अभी बताता हूँ मैं, क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक सेकंड बस थोड़ा सा ऑप्शन लिख देना मेरे को। क्या है भैया ऑप्शन हमारे पास में, 1/y एंड द डी ऑप्शन इज 1/y²। अब सुनना ध्यान से। अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि आपके पास में एक बीम है, ठीक है। बीम को एक ऐसे सपोर्ट से, मतलब बीम को सपोर्ट करा गया एट 2 इंच, दोनों साइड से उसको सपोर्ट देके रखा है एंड उसके सेंटर पे एक लोड डाल दिया है। तो बीम को जब दो साइड से सपोर्ट करते हैं भैया और एक साइड पे लोड डालोगे, ठीक है, ये एक बीम है, सपोज ये तुम्हारे पास में एक बीम था, ठीक है। इस बीम को क्या करा तुमने, दोनों साइड से सपोर्ट दिया एंड बीच में एक लोड डाला। बीम को तुमने दोनों साइड से सपोर्ट कर दिया और एक लोड डाल दिया, तो जब लोड डालोगे तो सीधी सीधी बात है ये नीचे आएगा। लोड डालने पे जैसे आप कोई भी वेट डालोगे तो जाहिर सी बात है ये बीम इस फॉर्मेट में दिखेगा, कुछ ऐसे दिखने लगे शुरू करेगा, फिर ये ऐसे दिखता है, फिर ये जो बीम होगी भैया बीच से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है। वेट लोड डालोगे, सीधी सीधी बात है, लकड़ी भी डाल के देख लो बेंड हो जाती है, ठीक है। कोई वायर देख लो, कुछ भी वेट डालोगे तो बेंड हो जाती है। तो सीधी सीधी बात है, इस पे जब भी वेट डालेंगे भैया तो ये बेंड हो जाएगी एंड वेट हटाओगे ये वापस उसी अपने फॉर्मेट में पहुंच जाएगी। ये इलास्टिसिटी के केस में ऐसा होता है कि जो भी आप कुछ भी फोर्स वगैरह अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, जो भी मटेरियल में जो भी क्या कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो वापस फोर्स हटाने के बाद फिर से उसी शेप में वापस पहुंच जाता है, उसी चीज को तुम इलास्टिसिटी बोलते हो, ठीक है। तो सेम केस जब आप ये, अब ये केस जो होता है, ऐसे केस को हम लोग कैंटिलीवर कहते हैं, है ना। ऐसे केस को भैया हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, कैंटिलीवर, ठीक है। तो ऐसे केसेस को बोला जाता है वो कैंटिलीवर होता है। एंड जब साइड से सपोर्टेड करा जाता है दोनों साइड से, बीच में वेट लगाते हैं, तो जो आपके पास में फॉर्मूला आता है स्मॉल वाई, जिसको आप बोलते हो डिप्रेशन, ठीक है, इधर पे लिखा ना डिप्रेशन, तो स्मॉल वाई को आप फोर्स डिप्रेशन ऑफ द कैंटिलीवर बोलते हो, ठीक है। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था वाई का, अगर आपको जस्ट याद हो, तो W L³ इसके केस में, ठीक है, जब बीच के साइड में कोई लोड डालते हो तो वो आया था 48 YIG, ये हमारे पास में फॉर्मूला आया था लोड का, ठीक है। डिप्रेशन जिसको बोलते हो, हटो यार क्या हो गया, इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ द बीम, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ द बीम या फिर डिप्रेशन ऑफ द कैंटिलीवर। तो भैया डिप्रेशन ऑफ द कैंटिलीवर का फॉर्मूला होता है, अगर आपने बीच में कोई क्या कहते हैं, अगर किसी बीम के बीच में कोई वेट आपने डाल दिया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपके डिप्रेशन का, y = WL³ डिवाइड बाई 48 y इंटू IG। अब पूछा गया था तुमसे, सुनो, ए बीम मेटल बीम हैविंग यंग्स मॉडुलस y है, ठीक है भैया, इज सपोर्टेड टू इंच, इज लोडेड एट ए लोडेड एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे कोई वेट आपने लोड करा भैया, तो हमने सपोज करा कि W वेट आपने लोड करा है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में ये बन गया। तो डिप्रेशन एट द सेंटर इज द बीम इज प्रोपोर्शनल टू, पूछा है कि जो डिप्रेशन है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन ऑप्शंस में से दिख रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो भैया जो ध्यान दो, अब यंग्स मॉडुलस की प्रोपोर्शनली चेक करना है, तो सीधी सीधी बात दिख रहा है, जो ये यंग्स मॉडुलस है वो 1/y के फॉर्मेट में है, बाकी सारे को अगर कांस्टेंट समझ लिया जाए तो y = 1/y दिख रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जो आपका डिप्रेशन होगा वो यंग्स मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर डिप्रेशन ऑफ दिस केस, कि जो आपका डिप्रेशन होगा वो यंग्स मॉडुलस के 1/y के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये केस आप कंसीडर कर सकते हो, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो ये काम धाम करना है, मतलब जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो इन इलास्टिसिटी भी, ठीक है, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं ना, वैसे सिंपली आप इसको अटेम्प्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो इनको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग के एग्जाम्स आ गए, कुछ लोग के एग्जाम्स कैंसिल भी हो गए, मुझको पता चला है कि बहुत सारे लोगों का ना एग्जाम्स कैंसिल हो गया है, ठीक है। एग्जाम्स कैंसिल नहीं मतलब शिफ्ट हो गया है, कुछ टाइम आगे तक शिफ्ट हो गया है एंड कुछ लोगों का भी एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो जस्ट ये होता है कि एग्जाम्स आपके आई थिंक जितना मुझको अपडेट मिला है उसके हिसाब से 20 नवंबर के बाद ही शायद एग्जाम्स आपके स्टार्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेम का। बाकी सेमेस्टर का नहीं, बाकी सेमेस्टर के तो स्टार्ट हो चुके हैं, किसका मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो हर एक यूनिवर्सिटी कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के स्टार्ट होंगे, कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका फर्स्ट सेम का एग्जाम, तो ये कंसिडर करा जा रहा है कि ये मान के चलो कि एक मोटा मोटा कोई डेट बताना हो तो आई थिंक मुझे जितना अपडेट मिला है मेरे एरियाज के कॉलेजेस से, 20 नवंबर के बाद से आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे भैया, ठीक है। 20 नवंबर के बाद से आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे।
तो एक बारी अपनी यूनिवर्सिटी के साइट्स पे जाके चेक करते रहना, टाइम टेबल वगैरह आता है, जस्ट अगर आएगा तो जिस अगर किसी भी कॉलेज का आता है तो मैं जिस अपडेट आपको दे दूँगा, ठीक है? बाकी आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके कॉलेज वालों से। आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो भरा ही होगा, तो उसपे तो खुद ही पता चल जाता है कितने टाइम में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो आपको वैसे भी पता चलने वाला है, ठीक है? चलो तो एग्ज़ाम्स के लिए भैया ऑल द बेस्ट, ठीक है? तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना एंड एक चीज़ आप कॉलेज लाइफ़ में हो, ठीक है? तो कॉलेज में जैसे मैंने आपको कॉलेज टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे आपको आपके दोस्तों से एग्ज़ाम वाले दोस्तों के हिसाब से एक अपना एक एक्सपीरियंस बताया था। चलो आज एक और चीज़ बताता हूँ तुमको। आप कॉलेज लाइफ में हो, तो कॉलेज लाइफ में ना कॉलेज लाइफ को अच्छे से एन्जॉय करना। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो ना, नए-नए लोगों से मिलते हो, कॉलेज में नए-नए टीचर्स से मिलते हो, नए-नए दोस्त बनाते हो, ठीक है? और नए-नए दोस्तों के साथ-साथ में भैया आप अलग-अलग मतलब ये एक नया एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हो। एंड जब नए एनवायरनमेंट में जाते हो ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। तो जब भी किसी नए-नए कॉलेज में जाओ, तो नए-नए दोस्त बनाना बनाना क्या है, बन ही जाते हैं एक्चुअली में, है ना? बन जाते हैं तो टीचर से इंटरैक्ट करो, ठीक है? कॉलेज जाते हो अगर, जो लोग इनमें से कॉलेज जाते हैं उनके लिए कि अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज के एनवायरनमेंट में घूमो, कॉलेज के कैंपस में घूमो, कॉलेज लाइफ को एन्जॉय करो यार, है ना? ये नहीं अच्छा ये भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, ऐसा मत करना कि मैंने बोल दिया कि कॉलेज लाइफ एन्जॉय करो तो सिर्फ वही करना है, नहीं पढ़ाई भी करनी है, साथ में पढ़ाई भी करो, कॉलेज लाइफ को भी एन्जॉय करो भैया, ठीक है? मस्त आपका मतलब ये समझ लो कि आप जब फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है? फर्स्ट ईयर तक तो ये काम कर सकते हो कि कॉलेज लाइफ को भी एन्जॉय करना है, ठीक है? एंड साथ-साथ में अपना पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए। क्योंकि आप जो इसके सेम में जो आप जो पढ़ाई करते हो ना फर्स्ट सेम में, वो आप पीछे के चीज़ों को पढ़ के आते हो। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता बट ये है कि थोड़ा नया पड़ जाता है, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट ये है कि आपको ईज़ी टू वे है ना? एक चीज़ और ये जो आपका डिग्री वाला ईयर है, मतलब ये जो आपके ग्रेजुएशन वाला पूरा ईयर है ना, ये आपको डिसाइड करके देता है भैया कि आप आगे की लाइफ़ में क्या करने वाले हो, ठीक है? आगे आपकी लाइफ़ कैसी होने वाली है, ये 3 या 4 साल जो भी आपकी डिग्री के हैं जो भी आपके ग्रेजुएशन के हैं, वो डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करने वाले हो, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब आप पहले ही अपना डिसाइड कर लो कि मुझको ये करना है एंड उसके बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है? एंड उसके चक्कर में कॉलेज लाइफ को भी मिस मत करना। मतलब जब तक कॉलेज में हो तो कॉलेज लाइफ एन्जॉय करो एंड जैसे ही कॉलेज के बाहर आते हो, घर पे आते हो तो भैया अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है? मतलब पढ़ाई पे फोकस करो, ज़्यादा इधर-उधर नहीं करने का, ठीक है? तो जस्ट यही है कि कॉलेज लाइफ में हो, तो कॉलेज लाइफ को एन्जॉय करो क्योंकि दोबारा ये मौका ना कभी मिलता नहीं है। एक बार ये मौका चला गया भैया तो कभी नहीं मिलता है, ठीक है? तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज लाइफ को लेके, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कॉलेज में जाओ, कॉलेज लाइफ में नए-नए टीचर्स से मिलोगे, ठीक है? तो टीचर्स से इंटरैक्ट करो, उनके साथ में थोड़ा वक़्त बिताओ, ठीक है? नए-नए दोस्त मिलेंगे, दोस्तों के साथ घूमो-फिरो, कॉलेज कैंपस में घूमो, कॉलेज के एनवायरनमेंट में घूमो, ठीक है? एंड साथ-साथ में कॉलेज लाइफ को एन्जॉय करो, बट आपको पढ़ाई भी साथ-साथ में करते रहना है, ठीक है? पढ़ाई को स्किप नहीं करना है, पढ़ाई भी साथ-साथ में कंटिन्यू चलनी चाहिए, ठीक है? एंड एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो इस टाइम पे आपको ये श्योर रखना है कि जब भी एग्ज़ाम्स आएँगे भैया, तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक है? किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओगे भैया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो जब भी एग्ज़ाम्स आएँगे तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है? बाकी कॉलेज में हो तो कॉलेज के टाइम पे जो भी आपको मौज-मस्ती करनी है, आप वो कर सकते हो, है ना? उसमें कोई ज़्यादा बाउंडेशन वगैरह नहीं है, बट हाँ, अपना पढ़ाई करते रहना, ठीक है? तो मेरा सजेशन यही है, पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा मौज-मस्ती भी चलनी चाहिए, ठीक है? तो वो काम करते रहना एंड अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? साथ-साथ में क्या कहते हैं, एग्ज़ाम्स आ गए तो अच्छे से तैयारी करना, है ना? मचा के आना है अपने को। चलो, इसको नोट करो भैया तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे के हमारे क्वेश्चन्स क्या-क्या होने वाले हैं, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं। चलो अ, अब आपके आगे क्वेश्चन्स ये हैं। अच्छा मैंने ये बात इसलिए बोली थी ना क्योंकि आपको इस कॉलेज लाइफ़ में ना जो कुछ भी सीखने को मिलता है ना, वो बाहर से आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आप इसमें जितना सीख सकते हो उतना सीखो। आप कॉलेज लाइफ में जितना भी सीख सकते हो ना, उतना सीखो और आगे की लाइफ को बेटर बनाओ, ठीक है? ये कॉलेज लाइफ ही आपको आगे के मतलब आगे क्या करने वाले हो, वो बेटर बनाने के लिए काम करता है, ठीक है? चलो, आगे क्वेश्चन्स पे देखते हैं, बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो अच्छा क्या है, सब कुछ अच्छा है यार, जस्ट मज़े करो। चलो, आगे क्वेश्चन्स हमारे पास में फॉर अ गिवन मटेरियल, द यंग्स मॉडुलस इज़ 2.4 टाइम्स दैट ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट्स पॉइज़न्स रेशियो इज़ पूछा है तुमसे
कि तुमको यंग्स मॉडुलस दे के रखा है 2.4 टाइम्स दैट ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो भैया यंग्स मॉडुलस होता है y और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है उसको ईटा से दिखाते हैं। तो कह रहा है कि जो यंग्स मॉडुलस है वो 2 टाइम्स ऑफ है, यही ना, दैट ऑफ द 2.4 टाइम्स, कितना दिया है 2.4 टाइम्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया है 2.4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पूछा है पॉइजंस रेशियो बता दो। तो भैया यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजंस रेशियो का जो रिलेशन होता है कुछ इस तरीके का होता है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये होता है y इज इक्वल टू टी टू ईटा 1 प्लस सिग्मा। इस फॉर्मेट में एक फॉर्मूला होता है, तो सिग्मा इज द पॉइजंस रेशियो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सीधा सीधा y की वैल्यू रखो 2.4 ईटा एंड 2 ईटा 1 प्लस में सिग्मा, 2 ईटा से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, ईटा से ईटा को ले जाओ, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ईटा से ईटा को कैंसिल आउट कर सकते हो एंड सिंपल इसको और कंसिडर कर सकते हो इस फॉर्मेट में, क्या हो सकता है भैया 2.4 हो जाएगा एंड 2 प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। तो 2 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा जस्ट 0.4 एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा। मतलब ये 2 को उधर लेके आओ, माइनस करो तो 2.4 में से 2 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा एंड ये 2 से डिवाइड करोगे भैया तो ये आएगा 0.2। तो एक्चुअली आंसर इज द 0.2 इज द करेक्ट फॉर दिस केस, ठीक है। तो 0.2 आने वाला है, तो भैया सीधी सीधी बात है 0.2 इज द आंसर। तो ये चेक करना कि आपको किनका किनका वैल्यू दे के रखा है एंड मैंने आपको हर एक तरीके का रिलेशन बना के रखा है, 4 टाइप का रिलेशन मैंने बताया आपको, ठीक है। वो चारों टाइप के रिलेशंस को देखो, उनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब किसका किसका दिया है, किसका पूछा है, बस वो वाला रिलेशन अप्लाई करो एंड सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से हमारे पास में भैया कि ए वायर ब्रेक्स इफ इट इज स्ट्रेच बाय मोर देन 3 मिलीमीटर। कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, सपोज करो ये एक वायर है जिसका लेंथ है 3 मिलीमीटर, ठीक है, ये 3 मिलीमीटर का एक वायर है। कह रहा है कि जब आप इसको इससे ज्यादा स्ट्रेच करते हो तो ये वायर ब्रेक कर जाता है, ठीक है। जब इससे ज्यादा इसको स्ट्रेच करते हो तो ये वायर टूट जाता है। द वायर इज कट इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। तो इनको टू इक्वल पार्ट्स में भैया कट करने के लिए कह रहा है, तो टू इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। अगली बात, देन ईच पार्ट कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेक बाई, कह रहा है कि इनको स्ट्रेच करना है विदाउट ब्रेक। तो भैया एक है 1.5 का, दूसरा भी है 1.5 का, इसको स्ट्रेच करोगे तो कितना स्ट्रेच कर सकते हो, 1.5 को 1.5 से कितना स्ट्रेच कर सकते हो। एक्चुअली में ये स्ट्रेच करने के बाद ही आया, फिर कहाँ से स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच में स्ट्रेच कहाँ से करोगे, तो एक्चुअल में स्ट्रेच कहाँ से कर सकते हो 1.5 तक। तो भैया 1.5 इज द करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो 1.5 मिलीमीटर, क्योंकि आपने पहले स्ट्रेच करके रखा है 3 मिलीमीटर का, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच करके रख दिए हो, मैक्सिमम स्ट्रेच के बाद उसको कट करना है एंड कट करने के बाद पूछा है कि स्ट्रेचिंग पॉइंट कितना होगा, मतलब जो कटिंग करने के बाद जो वैल्यू आई है एक्चुअली में वो पूछा है तुमसे। तो भैया 1.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इनको नोट करो भैया। तो फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि हमारे पास में आगे क्वेश्चंस किस तरीके के दिखेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारे पास आगे के क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस तो और भी इजी मिलने वाले हैं, टेंशन ना लो, है ना, और भी इजी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे भैया। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ए स्पाइरल स्प्रिंग, ए स्पाइरल, स्पाइरल लिखना है भाई, स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, बाई अ वेट, by a weight attached to it, the strain is, पूछा है भैया एक स्पाइरल स्प्रिंग है जिसपे आपने कोई वेट लगा के उसको स्ट्रेच करा है तो उसका स्ट्रेन क्या होगा। ऑप्शन देके रखा है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, ऑप्शन बी आपको देके रखा है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल तो हमने कहाँ पढ़ाई है, टेंसाइल देके रखा है, मतलब टेंसाइल का मतलब एक तरीके से नॉर्मल बोल सकते हो, या फिर चलो कंप्रेसिव, कंप्रेसिव भी आपका नॉर्मल होगा, टेंसाइल आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूम आपका वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। एंड एक दिया है शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, शियर। तो भैया पूछा है आपके पास में ये क्वेश्चन है, पूछ गया है कि स्पाइरल स्प्रिंग है, स्पाइरल का मतलब इस तरीके से होता है ना स्पाइरल, इस फॉर्मेट में। तो एक स्प्रिंग है उस पर कोई वेट लगा के उसको स्ट्रेच कर दिया आपने, वेट लगा के भैया क्या करा आपने इसको स्ट्रेच करा, हो सकता है कुछ इस फॉर्मेट में दिखे,
ठीक है, आपने इसको स्ट्रेच करा है, तो स्ट्रेच करने के बाद पूछ रहा है कि इस तरीके से वेट लगा के स्ट्रेच करोगे तो कौन सा वाला स्ट्रेन लगाओगे। सीधी-सीधी बात है भैया, जब ऐसे साइड से खींचोगे तो साइड से खींचने वाले स्ट्रेन को क्या कहते हैं हम लोग? शियरिंग स्ट्रेन तो बोलते हैं। जब आप सरफेस के अकॉर्डिंग फोर्स लगाते हो एंड सरफेस के अकॉर्डिंग लगने वाले फोर्स को भैया हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो दिस इज द स्ट्रेन एंड ये एक्चुअल में अगर ध्यान दे दो तो भैया ये सरफेस के अकॉर्डिंग ये फैलेगा। सरफेस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फैलेगा एंड फैलेगा सरफेस के अकॉर्डिंग। तो सरफेस के अकॉर्डिंग अगर आपको डायमेंशन में चेंज देखने को मिलता है, चेंज इन डायमेंशन या फिर चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर डिवाइड बाई लेंथ, तो हाइट इसकी कुछ ले लो एंड डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना आ रहा है। सपोज ये एक्स डिस्टेंस का है एंड बाद में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स का हो जाता है, तो डेल्टा एक्स बाई एच करके आप थीटा निकाल सकते हो। तो भैया ये बन जाएगा आपका शियरिंग स्ट्रेन। सीधी सीधी बात है, ये शियरिंग स्ट्रेन बनेगा, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए तो आपको नॉर्मली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बट नॉर्मली तो इसमें अप्लाई करने के लिए बोला ही नहीं है, आपको वेट कंसीडर करने के लिए बोला है। तो सीधी-सीधी बात ये है कि आपको शियरिंग स्ट्रेन इस पे लगाना पड़ेगा, तब जाके कोई जो आपका स्प्रिंग होता है वो स्ट्रेच कर जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ द शियरिंग स्ट्रेन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है भैया? हुक्स लॉ में क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही तो होता है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ, क्या पूछा है भैया? स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज, इतना इजी क्वेश्चन दिया है। 0 होता है, 1 होता है, कांस्टेंट होता है एंड ऑप्शन डी दिया है इंक्रीज होता है। भैया जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, अगर आपको याद हो हुक्स लॉ में, तो हुक्स लॉ में सिंपली क्या करा जाता है? सीधी सीधी बात है भैया, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है? स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है एंड इसका जब ये साइन हटाना होता है तो आप एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हो, ठीक है? एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हो जिसको आप बोलते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो भैया ये कांस्टेंट होता है ना? इधर पे आप एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हो एंड उसके बाद इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालते हो, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, एंड उसमें हम लोग उसका 3 टाइप्स पढ़ते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है? तो वो एक कांस्टेंट टर्म बनता है हमारे पास में। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो आता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूलेज वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? तो इनको नोट करो भैया, तो फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगले हमारे पास में क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है? नोट करो एक बारी, तो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, आगे के क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। एक स्ट्रेच्ड वायर है एंड उसका पर यूनिट वॉल्यूम में पूछा है उसका एनर्जी कितना होता है। भैया एनर्जी के केस में ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट, ये याद कर लेना, ठीक है? एक्चुअली मैंने रिवीजन में ये चीज़ नहीं बता पाया। जो एनर्जी होता है ना किसी भी स्ट्रेच वायर का पर यूनिट वॉल्यूम में, वो होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है? किसी भी स्ट्रेच वायर का जो एनर्जी अगर आपको कभी भी निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है फॉर द एनर्जी इन इलास्टिसिटी, ठीक है? इलास्टिसिटी के अंदर कोई भी स्ट्रेच्ड वायर हो, कोई भी वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो जो एनर्जी अप्लाई होगी, जो एनर्जी मिलेगी उस टाइम पे, वो होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा वाला रिलेशन इनकरेक्ट है भैया, ठीक है? तो फर्स्टली ऑप्शन देके रखा है y इज इक्वल टू 3k 1 प्लस 2 सिग्मा। जस्ट अगर आपको याद हो तो ये होना चाहिए था y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये एक्चुअली करेक्ट रिलेशन होता है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इनकरेक्ट वाला पूछा था, मतलब इनकरेक्ट के हिसाब से ये ऑप्शन सही है, ठीक है? मतलब ये एक्चुअल में इसमें से ये गलत दिया था, इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन सही है। मतलब ये होना चाहिए था कुछ इस फॉर्मेट में, तब नहीं गलत होता, ठीक है? ये वाला ऑप्शन 9/y इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/नीटा, ये तो करेक्ट है एकदम। y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 माइनस 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा होना चाहिए भाई। ये ऑप्शन में ना, ये भी देखो, ये ऑप्शन भी गलत देके रखा है उसने, ये 1 प्लस सिग्मा होना चाहिए, ठीक है? y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा होता तो करेक्ट होता, ठीक है? तो दिस इज द ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ये भी इनकरेक्ट है एंड ये भी इनकरेक्ट है, तो कभी दोनों इनकरेक्ट एक साथ में नहीं देगा। ये होना चाहिए था एक्चुअल में y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। जस्ट अभी तो हमने इसको सॉल्व करा है, अभी एक पीछे क्वेश्चन भी करा है इस पे, तो ये 1 प्लस सिग्मा होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन और वो ऑप्शन फॉर इनकरेक्ट रिलेशन के केस में भैया सही है। एंड आगे सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 नीटा, तो ये तो करेक्ट है।
है ना, वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड एंड डी ये करेक्ट रिलेशन है। ये फर्स्ट एंड सी ये गलत रिलेशन दे के रखा है और पूछा था गलत वाला रिलेशन बताओ, तो भैया फर्स्ट एंड सी इज द करेक्ट। ठीक है, उनका सही रिलेशन क्या होता है, इसमें माइनस होना चाहिए था और उसके अंदर प्लस होना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला रिलेशन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज, पूछ रहा है कि किसी भी सबस्टेंस का कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सेम एज द शियर मॉडुलस, ये तो गलत है। शियर मॉडुलस के सेम तो नहीं होता। सेम एज द बल्क मॉडुलस, ये भी गलत है भैया। वो होता है ना बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल ऑफ होता है, इसको लिखा जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। मतलब एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, 1/k, इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो ऑप्शन देखते हैं, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, भैया ये सही है। इनवर्स बोलो चाहे रेसिप्रोकल बोलो, बात एक ही है। तो इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज द करेक्ट फॉर कंप्रेसिबिलिटी ऑप्शन। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। ये शियर मॉडुलस के केस में गलत होता है, शियर मॉडुलस होता ही कहाँ है, बल्क मॉडुलस तो होता है, शियर मॉडुलस तो होता ही नहीं है। शियर मॉडुलस होता ही नहीं है, तो शियर मॉडुलस होता ही नहीं है, बाकी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। बाकी ये होता है इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस के बराबर या फिर रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, जिसको बोला जाता है भैया कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल या फिर ऑफ अ सबस्टेंस। ठीक है, तो अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, चलो इनको नोट कर लो भैया। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन होगा वो किस टाइप्स के हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। चलो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इलास्टिसिटी में। ठीक है, थोड़े से ही क्वेश्चन है, तो जस्ट एक दो क्वेश्चंस और होंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एंड जो भी क्वेश्चंस है भी तो वो इजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एकदम इजी इजी है। चलो अगला जो फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला भैया दे के रखा है y इज इक्वल टू 9k ईटा। ठीक है भाई, डिवाइड बाई ए के प्लस ईटा, वेयर ए इज, ए की वैल्यू पूछा है। चलो ये तो तुम अपने से बता सकते हो यार, ऑप्शन 1 2 3 4 5। चलो फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है जस्ट। ठीक है, इन दोनों को एक साथ में देख लेते हैं। ठीक है, द करेक्ट रिलेशन इज, करेक्ट रिलेशन इज ऑप्शन ए आपके पास में y ग्रेटर देन ईटा, ये तो होता ही नहीं है। सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, लेस देन है, सिग्मा की वैल्यू -1 से, ठीक है, -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2 नीटा प्लस 1 एंड डी सिग्मा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 3 के। चलो भैया अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं लास्ट। ठीक है, ये लास्ट दो क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो इलास्टिसिटी से पूछा है, पूछा कि ये रिलेशन जो हमारे पास में होता है, जस्ट अभी अभी हमने जस्ट एक रिलेशन लिखा था अगर आपको याद हो, तो 9/y इज इक्वल टू 1/k, 3/k। ठीक है, 3/ईटा प्लस 1/k, अभी जस्ट ये रिलेशन लिखा था हमने। ठीक है, इसी रिलेशन को जब सिंप्लीफाई करते हो ना, तो ये फॉर्मेट में ये रिलेशन आता है कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई मैंने करवाया भी था लेक्चर के अंदर। तो ये फॉर्मूला बनता है, और पूछा इसमें ये ए की वैल्यू क्या होगी। भैया ये सब दिख रहे हैं, तो यही तो बचा है, बस 3 तो दिख नहीं रहा इसमें, इस रिलेशन में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो बस 3 तो नहीं दिख रहा। जब बस 3 ही नहीं दिख रहा, तो मतलब ए की वैल्यू क्या होगी भैया, सीधी सीधी बात है 3 होने वाली है। जस्ट सीधी सीधी बात आराम से निकाल सकते हो, ए की वैल्यू क्या आएगी 3, तो 3 होनी चाहिए थी ए की वैल्यू। ठीक है, सिंप्लीफाई भी करके देख लो, ये मल्टीप्लाई कर लो 3k प्लस नीटा डिवाइड बाई ये y हो जाएगा, एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई नीटा इंटू के इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू कर लो 9 ईटा के डिवाइड बाई 3k प्लस ईटा। तो 9k ईटा डिवाइड बाई ए के प्लस ईटा दिया, तो ए की जगह 3। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो, सीधी सीधी बात है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन इज, इनमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो सीधी सीधी बात है भैया, ये तो गलत है। ये ध्यान दो, तो सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू दे के रखा है, सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू होती है 0.5 से छोटी एंड -1 से ग्रेटर। तो भैया यही तो रिलेशन बना के दिया है, -1 एंड लेस देन सिग्मा, मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, भैया सही ऑप्शन है, ये रिलेशन करेक्ट है। बाकी ये रिलेशन तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है,
जो भी मैंने चारों रिलेशन बताए थे, उनमें कभी भी ये तुमको मिला था? नहीं मिला था भाई, ठीक है? तो नहीं मिला था भैया, तो सीधी-सीधी बात है, ये सारे रिलेशंस में से ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस, ठीक है? ये सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू -1 से बड़ी ही होती है, m 0.5 से छोटी होती है, ठीक है? तो ये था आपके आज का लेक्चर, जिसमें हमने इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है, ठीक है? मतलब इलास्टिसिटी के कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब किस तरीके के बनते हैं, तो जस्ट हमने वो एक बेस देखा है कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो उनको इस तरीके से अटेम्प्ट करा जा सकता है, ठीक है? तो अगर आपको और भी इसमें कोई क्वेश्चन लगे, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? मैं उनका आपको आंसर बता दूँगा, ठीक है? अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, आप उसको बिना झिझक के आप पूछ लेना, ठीक है भैया? शर्माना मत क्वेश्चन पूछने में, ठीक है? चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना, ऑल द बेस्ट, ठीक है?